हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, मतलब कि इंडिया की विदेश नीति किस तरह की है, इंडिया ने अपनी सोवरनिटी पूरे विश्व में किस तरह से बनाकर रख रखी है। आज इस चैप्टर में हम इन्हीं बिंदुओं पर स्टडी करेंगे। Contents of this session. Main points we will cover in this session are international context, the constitutional principles, the policy of non-alignment. इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत की स्थिति कैसी है, ये हम देखेंगे। इंडिया वॉज बॉर्न इन ए वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंडिया को किस तरह के चैलेंजेस, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ उसको कितने सारे चैलेंजेस तय करने पड़े थे, कि किस तरह से वो डीकोलोनाइज हुआ, उसके बाद में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और भी जैसे पार्टीशन जैसा ट्रॉमा पीरियड चल रहा था, उसमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसने अपनी जगह किस तरह से बनाई वो देखते हैं। Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. जैसा कि आप सबको पता है, उस टाइम एशियन और लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज़ डीकोलोनाइज्ड हो रही थी, और धीरे धीरे उन सभी नेशंस के सामने सेम चैलेंजेज आ रहे थे, जैसे कि वो किस तरह से पॉलिटिकल वेलफेयर करेगी, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी करेगी, कि डेमोक्रेसी को फिर से किस तरह से करेगी, क्योंकि अभी तक वो जो रह रही थी वो कॉलोनाइज सिस्टम में रह रही थी, और फिर से डेमोक्रेसी को बनाए रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence। और इंडिया को भी यही सारी जो भी ये चैलेंजेस थे वो फेस करने पड़े थे, तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। Apart from these factors, at the global level, India had its own set of concern। मतलब ग्लोबल लेवल पर इंडिया के खुद के अपने कंसर्न्स है, खुद के अपने शेयर्स है। लाइक जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने अपने पीछे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट वगैरह छोड़ दिए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पार्टीशन क्रिएट इट्स ओन प्रेशर एंड, और पार्टीशन का ट्रॉमा 1947 का ईयर हमने देखा था कि किस तरह से ट्रॉमा पीरियड था। लोगों को पता ही नहीं था कि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको कहाँ रहना है, और इतने ज़्यादा हिंसा बढ़ गई थी उस टाइम में। द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। और हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम थे, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम किस तरह से पॉवर्टी को दूर करेंगे, ये सारे चैलेंजेज इंडिया के सामने थे। India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। अब इंडिया का जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो जन्म हुआ या फिर इंडिपेंडेंस जो इंडिया को मिली थी, वो एक तो उसी टाइम तो विश्व युद्ध चल रहे थे, विश्व युद्ध ख़त्म हुआ ही था, और उसी टाइम कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो इंडिया चाहता था कि वो हर देश की रेस्पेक्ट करे, उसकी जो हर देशों के साथ उसकी जो सोवरनिटी है, संप्रभुता है, उसकी रेस्पेक्ट करे दूसरे नेशंस की। उसके साथ में वो अपने देश के लिए सुरक्षा बनाए रखे। किसके द्वारा बनाए रखेगा? पीस के द्वारा। मेंटेनेंस ऑफ पीस मतलब शांति के द्वारा वो क्या बनाए रखना चाहता था? सुरक्षा बनाए रखना चाहता था। दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमें कोई पूछता है कि आपके विदेश नीति, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में है या फिर कौन से पार्ट में है, तो हम कहेंगे पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं आर्टिकल 51A, उसमें हमारे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो दी हुई है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस दूसरे नेशंस के साथ में किस तरह से होंगे। Domestic and international environment influence
इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन। अब जैसे किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके परिवार से या फिर उसके जो बाहर उसकी जो उसकी जो रेपुटेशन है उससे हम देखते हैं। वैसे ही किसी भी देश की हालात हम किस पर निर्भर करते हैं, उसके डोमेस्टिक, उसके जो घरेलू रिसोर्सेज वगैरह जो भी है, और एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और उसके जो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, उससे हम उसके फॉरेन पॉलिसी का जायजा ले सकते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें पता है कि जो विकासशील देश होते हैं, स्पेशली जो उसी टाइम डिकोलोनाइज्ड हुए थे, उनके पास में रिसोर्सेज बहुत कम थे, ठीक है। और क्या वो अपने रिसोर्सेज बनाए रखने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। तो द डेवलपिंग कंट्रीज लेक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। और वो क्या चाहते थे कि यदि उनके जो नेबरहुड कंट्रीज है, विकासशील देश है, वो उनका फोकस ये रहता था कि वहाँ पर शांति बनी रहे ताकि उनका विकास उनके साथ में होता रहे। Their economic and security dependence on the more powerful state occasionally influences their foreign policy। और उनकी फॉरेन पॉलिसी किसके ऊपर निर्भर करती थी? जो पावरफुल स्टेट्स थे, जैसे लाइक यूएसए या फिर यूके, ऐसी कंट्रीज जिनके पास में पहले से रिसोर्सेज थे, तो वो उनकी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनके ऊपर थी और वही उनकी विदेश नीति को प्रभावित करती थी। After the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of powerful countries who were giving them aid or credits। और हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो दो पावर्स में बट गया था। हमने पहले पढ़ा कि टू बायपोलर सिस्टम हो गया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। और मोस्ट ऑफ कंट्रीज उस टाइम जो डीकोलोनाइज्ड हो रही थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? उनकी फॉरेन पॉलिसी उन कंट्रीज़, उन पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर जो उनको एड और क्रेडिट्स देती थी, उनको उधारी भी देती थी, उनके साथ उनको और हेल्प भी करती थी, फाइनेंशियल क्रेडिट्स वगैरह देती थी, उनके ऊपर डिपेंड कर रही थी। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। अभी मैंने बताया कि उसी टाइम, और ये इसका रिजल्ट ये रहा कि पूरा हमारा विश्व दो कैंप्स में बट गया था, दो पावर्स में बट गया था। वन वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम यूएस बोलते हैं, एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज, एंड द अदर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैन सोवियत यूनियन। जैसा हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा है, पहला जो था वो यूएस था, दूसरा यूएसएसआर था, और उनकी जो अलाइज भी हमने देखे थे, नाटो एंड वॉर्सो पैक्ट में इनकी ये पूरा वर्ल्ड था वो डिवाइड हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मिलती है और वो आर्टिकल 51 में दिया हुआ है। Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principle of state policy। हमारे जो आर्टिकल 51 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये दिया हुआ है कि पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हम इंटरनेशनल स्तर पर पीस को बनाए रखेंगे और शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया हुआ है। The state shall endure to promote इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम किसके लिए काम करेंगे? हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। आप सबको पता है इंडिया शुरू से ही पीस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस के लिए काम करता है। इंडिया ने यह भी कहा है कि वो यदि कोई युद्ध जैसी स्थिति होती भी है तो शुरुआत नहीं करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा। यदि कोई उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसके लिए सेकंड के लिए तैयार रहेगा। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, और दूसरे देशों की सोवरेनिटी के लिए ऑनरेबल रिलेशंस को बनाए रखेगा, उनकी रेस्पेक्ट करेगा।
foster respect for international law and treaty obligation in the dealings of organized people with another end। और इंडिया ने जिसके साथ भी इंटरनेशनल लॉ की रेस्पेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरी, जिन देशों के साथ में ट्रीटीज़ वगैरह कर रखी है उनकी रेस्पेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ में। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अब वर्ड आया है आर्बिट्रेशन, मतलब मान लो कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, किसी दूसरे देश की मध्यस्थता से उसको सोल्व भी कर लेंगे। फिर हम आते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब हमने देखा कि पूरा वर्ल्ड दो कैंप्स में बटा हुआ था, यूएस एंड यूएसएसआर, पर इंडिया उसी टाइम डीकोलोनाइज्ड हुआ था। तो वो जो ब्रिटिश, उसकी अपनी सोच थी कि वो किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करेगा, और उसने दूसरे देशों के साथ में एक नई पॉलिसी बनाई जिसको उसने नाम दिया नॉन अलाइनमेंट, मतलब गुट निरपेक्षता, किसी भी पावर को ज्वाइन नहीं करेगा। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। जो इंडिया के जो राष्ट्रवादी मूवमेंट वगैरह थे वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। इट वॉज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, जो पूरे विश्व में फैला हुआ था साम्राज्यवाद और कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद, उसी का ही परिणाम था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमने देखा था कि हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो डोमेस्टिक जब से हमारे राष्ट्रवादी मूवमेंट चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट, वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे हमारी फॉरेन पॉलिसी में। Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy। इसलिए जो इंडिया में वही आइडल्स, वही विचार, वही आइडियाज़ आए जो इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फेस किए थे, और उसी के द्वारा उसने अपनी नई विदेश नीति का निर्माण किया था। इंडियाज़ अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसिडेड विद द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। हम उसी बात कर रहे थे कि इंडिया का जो इमर्ज हुआ था, वो जो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी वो कोल्ड वॉर एरा के दौरान मिली थी। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर्स द यूएस एंड द यूएसएसआर। और ये एक ऐसा पीरियड था जो पूरे विश्व में, राजनीतिक कहो या फिर आर्थिक कहो या फिर सैनिक कन्फ्रंटेशन, पूरे विश्व में फैला हुआ था। और उस टाइम इंडिया का इमर्ज हुआ था, और उसी टाइम दो ब्लॉक्स हमारे सामने थे, जो दो सुपर पावर्स थी जिनका नाम था यूएस एंड यूएसएसआर। द सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट्स और इसी टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए थे, लाइक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन। 1945 में यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो पावर ब्लॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का क्रिएशन कर रहे थे, परमाणु वेपन्स बना रहे थे। होड़ चल रही थी कौन ज़्यादा पावरफुल है। इमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, और कम्युनिस्ट चाइना का इमरजेंस हुआ था 1949 में। बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, और धीरे धीरे जो भी एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी वो डीकोलोनाइज हो रही थी। तो इस तरह के डेवलपमेंट्स भी उस टाइम हो रहे थे। सो इंडियाज़ लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। और उसी टाइम इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट कहें या फॉरेन पॉलिसी कहें, वो भी इंडिया अपना परस्यू कर रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। तो इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी क्वेरीज वगैरह हों, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।